प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे कहानी की कहानी जो हम सब बचपन में पढ़ते हैं। जवानी आने पे उसी को हम अपने जीवन में काम में लाते हैं और जब बुढ़ापा आ जाता है तो हम उसी कहानी को सौगात बनाकर कई सारे लोगों को हम आगे बांटते हैं ताकि वो भी अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे को एक अच्छे तरीके से ढाल पाएँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पंचतंत्र की, जिसे विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। आइए हम पंचतंत्र के कहानी की कहानी पढ़े आज। कहते हैं पुराने जमाने में दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। वहाँ विष्णु शर्मा नाम के एक आचार्य थे जो एक ऐसी पाठशाला चलाते थे जिसमें गधों को घोड़ा और घोड़ों को आदमी बनाया जाता था। आजकल इस नगर का कहीं कोई आता पता नहीं है। यह नगर जहाँ भी था अपने जमाने में यह मशहूर इस बात के लिए था कि वहाँ एक विद्वान और विद्वानों की आवाभगत करने वाला राजा राज्य करता था। महिलारोप्य नगर का वह राजा कवियों और विद्वानों को इतना पटा कर रखता था कि वे उसका गुण गाते ना आघाते थे। उन्होंने उसकी तारीफ में इतने पुल बांध रखे थे कि उनसे बदनामी की नदी तो क्या, समुद्र तक को पार किया जा सकता था। उसके गुणगान के कारण लोग मानने लगे थे कि दुनिया का कोई ऐसा गुण है ही नहीं जो उस राजा में न हो। इसी का दूसरा पक्ष यह था कि वे यह भी मान बैठे थे कि दुनिया की कोई बुराई उसे छू तक न पाई है। उस राजा का नाम था अमर शक्ति। अमर शक्ति जितना लायक राजा था, उसके लड़के उतने ही निकम्मे राजकुमार थे। यह तो दुनिया जानती है कि 100 राजकुमारों में 1-2 ही लायक निकलते हैं। जो लायक निकलते हैं वे गद्दी हथियाने की कला में नालायक लड़कों का सामना नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें या तो जान से हाथ धोना पड़ता है या फकीरी लेनी पड़ती है। इसलिए राजकुमारों के मामले में लायक होना एक अयोग्यता और नालायक होना सबसे बड़ी योग्यता मानी जाती है। राज्य का उत्तराधिकारी बनने का सपना देखने वाला राजकुमार अपने को अधिक से अधिक नालायक बनाने की कोशिश करता है और उसे भावी राजा मानकर सिखाने पढ़ाने वाले उसे नालायक बनाने में अधिक से अधिक सहायता करते हैं। उसके नालायक होने का एक कारण और था। दुनिया जानती है कि अधिक पानी देने से जमीन ऊसर हो जाती है, अधिक खाद देने से पौधा गहगा कर रह जाता है और अधिक लाड़ प्यार से लोगों के बच्चे उनके देखते देखते बिगड़ जाते हैं। राजकुमारों और राजकुमारियों को तो लाड़ प्यार में इस हद तक डुबो कर रखा जाता है कि उनमें से बहुत सारे तो सड़ने की हद तक बिगड़ जाते हैं। राजाओं को राजकाज से इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि वे अपने सगे और गैर लड़कों की शकल में फर्क कर सके। अपने लड़कों को बिगाड़ने और उद्यमी बनाने में काफी दूर तक उनके पिता अमर शक्ति का भी हाथ था। पहली बात तो यह कि वह इतना गुणी मान लिया गया था कि उसके नाम की छाया में सूरज की किरणें तक प्रवेश नहीं कर सकती थी। यह तो एक नियम है कि खरों के लड़के खोटे और बड़ों के लड़के छोटे होते हैं। इसी तरह खोटों के लड़के खरे और छोटों के लड़के बड़े निकलते हैं। बरगद के नीचे की घास तक सूख जाती है और काई के ऊपर बीट से भी बरगद निकल आता है। इसलिए अपने लड़कों का भला चाहने वाले को उन्हें अपने बड़प्पन से दबाकर नहीं, अपने अधिक बड़ा न बन पाने की गलानी से सींचते रखना चाहिए, जो उस राजा ने नहीं किया था। उससे एक चूक और हो गई थी। उसने उनके नाम उग्र शक्ति, बाहु शक्ति और अनंत शक्ति रख दिए थे। लड़के यथा नाम तथा गुण के आदर्श पर चल रहे थे। दुनिया जानती है कि शक्ति बेजान चीज में भी होती है और दिखाई नहीं देती है, वहाँ भी झटका देती है और जो उससे चिपकता है उसकी जान तक ले लेती है। आदमी तो ठहरा आदमी, वह यह जताने के लिए कि वह ताकतवर है लोगों को समझता रहता है कि मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं हूँ, मुझसे बचकर रहना। यह शक्ति का नमूना पेश करने के लिए अकल से काम लेना बंद कर देता है। फिर इनके साथ तो करेले के नीम पर चढ़ने वाली बात थी। राजा ने शक्ति के साथ उग्र, अनंत जैसे विशेषण लगा दिए थे। अब वे कहाँ संभल पाने वाले थे। कहने का मतलब यह कि लड़के लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर थे। उनका जी शैतानी में अधिक लगता था। वे पढ़ने की जगह अपने शिक्षकों को ही पाठ पढ़ाने और बनाने लगते थे। गुरुजी डांटते डपटते तो उनकी छुट्टी करा देते। खाने पीने की कमी तो थी नहीं, इसलिए डट कर खाते और जकार लेते हुए तरह तरह के उद्यम मचाते लड़के शरीर से मुष्टंड और दिमाग से बलवंड होते चले गए थे। राजा ने कड़े से कड़े बंधन लगाए और बड़े से बड़े शिक्षक बुलाए, पर कोई काम न बना। अब वह थक चला था। वह इस बात से भूला जा रहा था कि उसके तीनों के तीनों लड़के चौपट हो गए।
उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता दिखाई दे रहा था। इस बात की चिंता होने लगी थी कि उसके बाद उसके इतने बड़े राज्य को संभालेगा कौन। राजा बनेगा तो इन तीनों में से कोई एक ही। चौपट राजाओं की नगरी में कैसी अंधेर मचती है यह उसे मालूम था। यदि राजकुमारों को अब भी सुधारा नहीं गया तो प्रजा को उस अंधेर गर्दी से बचाया नहीं जा सकेगा। वह इसी बात को लेकर चिंतित था। उसे कहीं कोई कुल किनारा नहीं दिख रहा था। एक दिन वह इस बात को लेकर ही सोच में डूबा हुआ था कि उसने सोचा कि सोचने का काम वह अकेला ही क्यों करे। उसकी सभा में 500 गुणी ज्ञानी लोग उसी के दान और मान पर पल रहे हैं, क्यों न उनके सामने इस समस्या को रखा जाए। आखिर वे किस दिन काम आएंगे। यह विचार आते ही राजा ने सभा बुलाई और अपनी समस्या उनके सामने रखी। राजा अमर शक्ति ने भरे गले से अपने सचिवों से कहा, आप लोगों को यह बात मालूम ही है कि मेरे लड़के अनपढ़ और चंट निकल गए हैं। सचिवों को यह बात मालूम थी। राजकुमार जैसे थे वैसा बनाने में उनमें से कुछ का सहयोग भी था। वे चाहते थे कि राजा उनमें से जो भी बने, पर राजा बनने के बाद वह सारा काम उनके ऊपर छोड़कर नाच तमाशे देखता, शराब पीता, रंगरलिया मनाता और जब तब कुछ उल्टे सीधे हुक्म देता एक ओर पड़ा रहे। अक्ल के मामले में वह इतना कोरा रहे कि उनके इशारे पर ही चले। लड़कों के चौपट होने पर उन्हें उतना दुख नहीं था जितना राजा को था, पर था राई रत्ती उन्हें भी। कारण यह था कि लड़के उससे कुछ अधिक मूर्ख रह गए थे जितना वे बनाए रखना चाहते थे। अपने अनुभव से वे भी जानते थे कि निपट मूर्ख राजाओं को सिखा पढ़ाकर रास्ते पर लाना उतना ही कठिन है जितना चतुर सुजान राजा को अपने अनुसार चला पाना। इसलिए उन्होंने एक साथ और एक जैसे भारी सिर हिलाकर यह जताया कि यह बात उन्हें मालूम है। राजा बोला, इन राजकुमारों का जो हाल है उसे देखकर मेरा मन राजपाट में लगता ही नहीं है। यह इतना बड़ा राज्य मुझे ही काटने को दौड़ता है। इसके बाद राजा ने सुक्तियों में विलाप करना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, निर्वंश अच्छा पर कुवंश अच्छा नहीं। लड़का पैदा न हो तो संसार सुना दिखाई देता है। पैदा होकर मर जाए तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। पर लड़का मूर्ख निकल जाए तब जितना कष्ट होता है उसके सामने ये दोनों दुख किसी गिनती में नहीं आते। संतान न होने का दुख कभी कभी सालता है। संतान की मौत का दुख कुछ समय बाद भूल जाता है, पर लड़का जपाट निकल जाए तो उसका दाह जीवन भर बना रहता है। सभासदों का हामी में उदास होते देखकर उसके आगे कहा, नालायक बच्चा पैदा होने से तो अच्छा है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही गर्भपात हो जाए। अच्छा है कि मनुष्य ऋतु काल में ऐसा काम ही न करे जिससे बच्चा पैदा होते हैं। अच्छा है बच्चा मरा हुआ पैदा हो। अच्छा है कि लड़के की जगह लड़की पैदा हो जाए। अच्छा है कि पत्नी बंध्या हो जाए। अच्छा है कि उसे गर्भ ही न ठहरे। और ऐसा कभी ना हो कि लड़का पैदा हो और वह लंठ निकले। वह कितना भी सुंदर हो, कितना भी कमाऊ निकले, कितना भी गुणी हो जाए, पर लड़का ज्ञानी नहीं हुआ तो उसका होना न होना बराबर है। सभासद कान खोले और ध्यान लगाए सुनते रहे। वे सभी जानते थे कि लड़के जन्म से ही लायक और नालायक होते हैं। वे यह भी मानते थे कि लड़की का जन्म मरी संतान से भी अधिक बुरा है। उन्हें पता था कि बंध्या स्त्री ही होती है, पुरुष नहीं होता। वे समझते थे कि विद्या का अर्थ पोथी पढ़ना और पोथे रटना है। गुण और द्रव्यार्जन की क्षमता का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए वे राजा से सहमति जताने के लिए लगातार सिर हिलाते जा रहे थे। राजा बोलता रहा, उस गाय को लेकर कोई क्या करेगा जो बच्चा न देती है न दूध है। उस बच्चे को लेकर कोई क्या करेगा जो विद्वान भी नहीं है और न पितृभक्त है। इतना ही क्यों, लड़के का मर जाना अच्छा है पर मूर्ख होना अच्छा नहीं, क्योंकि इससे मनुष्य विद्वानों के बीच उसी तरह मुंह दिखाने लायक नहीं रहता जैसे कलंकी लड़का किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। राजा की विद्वान होने की कसौटी भी कुछ कठिन थी। इस पर कसने पर उसके मंत्रियों में से एक को छोड़कर दूसरा कोई अपने को विद्वान सिद्ध ही नहीं कर सकता था। इसे दूसरे से पहले उसे और उसके दूसरे मंत्रियों को ही लाज में डूब मरना चाहिए था, क्योंकि उसने कहा, गुणियों की गणना आरंभ होने पर जिसका नाम सबसे पहले नहीं लिया जाता उसकी माँ भी यदि पूतों वाली है तो निपुति किसे कहेंगे। मंत्रियों और सभासदों ने राजा का भाषण उतने ही ध्यान से सुना जितने ध्यान से किसी राजा का भाषण सुना जाता है। इसका राजा पर अच्छा असर पड़ा और वह समस्या को सीधे उनके सामने रखने के लिए तैयार हो गया और उसने खांस कर गला साफ करते हुए कहा, यहाँ मेरे दान पर पलने वाले 500 पंडित बैठे हैं। पंडितों ने इस कटु सत्य को
बुरा नहीं माना। उसने आगे कुछ नरम होकर कहा, आप लोग ऐसा कोई जतन करे जिससे मेरे नालायक बच्चे कुछ पढ़ लिख जाए। किसी समस्या को सुलझाने का सबसे आसान तरीका यह है कि पहले उसे असाध्य बता दिया जाए और फिर उसे चुटकी बजाकर सुलझा दिया जाए। इससे समस्या जैसी टेढ़ी भी बनी रहती है और टेढ़ी उंगली से जो कुछ निकाला जाता है वह भी निकल आता है। उन सभासदों में सबों को नहीं तो कम से कम एक को यह रहस्य मालूम था, इसलिए उसने कहा, महाराज 12 साल तो व्याकरण सीखने में ही लग जाते हैं, फिर मनु आदि स्मृतिकारों के धर्मशास्त्र, चाणक्य आदि राजविदों के अर्थशास्त्र, वात्स्यायन आदि कामशास्त्रियों के कामशास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। इस तरह धर्म, अर्थ और काम तीनों का भरपूर ज्ञान होने के बाद कहीं दिमाग खुलता है, इसलिए इन्हें ये सभी ज्ञान तो प्राप्त कराने ही होंगे। उनके बीच सुमति नाम का एक सचिव था। उसने कहा, इस जिंदगी का क्या, आज है कल नहीं। व्याकरण और भाषा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए इनका मानसिक विकास करने के लिए किसी संक्षिप्त शास्त्र के विषय में विचार कीजिए। कहा भी गया है, शब्द शास्त्र का पार कोई पा नहीं सकता। जिंदगी छोटी है, उसमें भी रोग व्याधि आदि की बहुत सी रुकावटें आती रहती है, इसलिए जैसे हंस पानी को छोड़कर केवल दूध पी लेता है, उसी तरह फालतू बातों को छोड़कर केवल सार की बातें ही सीखनी चाहिए। उस मंत्री को विष्णु शर्मा नाम के उस पंडित का पता था, जो सभी शास्त्रों का जानकार था और छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय था। सुमति ने सुझाव दिया कि राजा अपने बच्चों को उसी को सौंप दे। वह गधों को घोड़ा और घोड़ों को आदमी बनाने की कला जानता है, इसलिए इसमें संदेह ही नहीं कि वह उन्हें बहुत जल्द ही सही राह पर ला देगा और ऐसी सभी बातें सिखा देगा जिन्हें एक राजा को तो जाननी ही चाहिए, किसी दुनियादार आदमी को भी समझना चाहिए। उसके सुझाव पर गौर करने के बाद राजा को आशा की एक नई किरण दिखाई दी। उसने विष्णु शर्मा को बुलवा भेजा और बोला, यदि आप मेरे इन लड़कों को जल्द अर्थशास्त्र में दूसरों जैसा समझदार बना सके तो मैं आपको 500 गांव दान में दूंगा। विष्णु शर्मा बहुत पहुंचे हुए पंडित थे, वह उतने में अकड़ भी थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज मेरी बात सुने, मैं विद्या की बिक्री नहीं करता, फिर भी यदि 6 महीने के भीतर आपके लड़कों को राजनीति शास्त्र का ज्ञान न करा दूं तो अपना नाम बदल दूंगा। अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं, पर मैं यह बात डंके की चोट पर कहता हूं कि मुझे धन दौलत का लोभ नहीं। 80 साल की तो मेरी उम्र हो गई है, मेरी सारी इंद्रियां भोग विषयों से उदासीन हो चुकी है, इसलिए भी न धन की कोई लालसा है न जरूरत। किंतु आपने जो इच्छा प्रकट की है उसे पूरा करने के लिए मैं खेल खेल में शिक्षा देने का एक प्रयोग करूंगा। आज की तिथि कहीं लिख ली जाए। यदि आज से 6 महीने के भीतर आपके लड़कों को राजनीति शास्त्र में बेजोड़ न बना दिया तो आप मेरे साथ जैसा चाहे वैसा करें। राजा सनाका खा गया। जो काम कोई दूसरा शिक्षक पिछले 10-15 वर्षों में नहीं कर सका, उसे कर दिखाने का वचन ही एक हैरानी की बात होती। यह बूढ़ा पंडित इस 6 महीने में ही पूरा करने की बात कह रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उनके मंत्रियों के अचरज का ठिकाना नहीं था। राजा अपने लड़कों को उस ब्राह्मण को सौंप कर इस ओर से पूरी तरह निश्चित हो गया, न सही 6 महीने, साल 2 साल ही सही, यह पंडित उसके लड़कों को कुछ कम नालायक ही कर दे, बहुत सही होगा। विष्णु शर्मा ने मनुष्य के जीवन में और खास करके राजाओं के सामने आने वाले उलझन भरे सवालों और नाजुक मौकों का खाका तैयार कर उन मौकों पर राजनीति के पंडितों ने जो कुछ सुझाया था उसे बीच बीच में नगीनों की तरह जड़ते हुए एक ऐसी कहानी लिख मारी जो खत्म होने पर आ ही नहीं रही थी। जैसे विष्णु शर्मा ने प्रण कर लिया था कि वह 6 महीने के भीतर ही राजकुमारों को ज्ञानी बना देंगे, और उसी तरह उनकी कहानी में ठान लिया कि वह अपने भीतर से कहानियों के अंडे और चूजे तो निकालती जाएगी, पर जब तक राजकुमार हाथ जोड़कर कह नहीं देंगे कि उनकी अकल दुरुस्त हो गई, तब तक वह खत्म भी नहीं होगी। राजकुमार इस कहानी का अंत जानने के लिए बेचैन थे। वे सोते जागते इन कहानियों के बारे में ही सोचते रहते। कहानी उन्हें इतनी पसंद आई कि उनके सौभाग्य से यह पूरी हुई भी तो ऐसी ही दूसरी कोई कहानी सुनने को जिद करने लगे। उन्हें यह पता ही नहीं चल रहा था कि विष्णु शर्मा कहानियों के मधु में ज्ञान नामक गुलची का सत भी मिलाते जा रहे हैं, जिसे अलग से चखने पर उन्हें पहले उबकाई आने लगती थी। विष्णु शर्मा ने एक पर एक 5 कहानियां जड़ दी। कहानियां भी ऐसी कि एक कहानी के भीतर दूसरी, दूसरी के भीतर तीसरी,
और तीसरी कहानी इस तरह निकलती जा रही थी कि जैसे मकड़ी की नाभि से तार निकलता है और उसकी गति से जाला बनता जाता है, हर तार अलग और फिर भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ, हर बात साफ पर पेच के भीतर पेच। इस तरह की ऊपर से दाल दिखाई देने वाली चीज को दोबारा देखने पर उसके भीतर भी कुछ काला दिखाई देने लगे। इस तरह कहते कहते एक पूरी किताब ही तैयार हो गई। इसे उसने 5 खंडों में तैयार किया। उसके मन में कहानियां लिखते समय मकड़ी के तार का रूपक रहा हो या कठपुतली के खेल में सूत्रधार का उदाहरण, उसने इस किताब का नाम रखा पंचतंत्र। लड़के 6 महीने के भीतर ही इतने घाघ हो गए कि वे किसी चीज की थाह पता लगा ले, पर उनका थाह पता कोई न पा सके। इसके बाद तो मनचले राजकुमार और बिगड़े नवाबों का ढर्रे पर लाने के लिए उसे इतना कारगर पाया कि राजा और नवाब अपने लड़कों को कूटनीति का दादा बनाने के लिए पूरे जतन से पहले तो उन्हें बिगाड़ते और फिर उनके हाथ में किताब पकड़ा देते, और वे इसे पूरा करते करते अपने बाप को भी सलाह देने के लायक हो जाते। इसकी इतनी धूम मची कि यह देखते देखते ईरान, तुरान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान तक पहुंच गई और इसे वहां की जवानों में उल्था कर लिया गया। वहां के कवि और किस्सागो इसकी बराबरी करने के लिए पागल हो होकर किस्से गढ़ने लगे और अपने नकली माल से भी इतना नाम कमाने लगे कि उनके 19 पढ़ने वाले किस्से भी दूसरी रचनाओं से 21 माने जाने लगे। वह किस्सा आलिफ लैला हो या ईसब की कहानियाँ, या जहाँ यह किताब सीधे नहीं पहुँच सकी, इसकी इक्की दुक्की कहानियाँ ही पहुँच पाई, वहाँ इसकी तर्ज पर गढ़ी गई उपदेश की कहानी। सबके पीछे इस किताब की छाप देखी जा सकती है। कहते हैं जो इस पुस्तक को नियमित पढ़ता है या सुनता है, उसका सामना यदि देवताओं के राजा इंद्र भगवान से भी हो जाए, जो चालबाजी में खासे गुरु माने जाते हैं, तो वह उनसे भी मात नहीं खा सकता है। प्यारे दोस्तों, ये थी पंचतंत्र कहानी की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सलाह कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।